हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समग्र जीएस में। हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जीएस, जो जीएस है उसकी पॉइंटर, ठीक है, जीएस पॉइंटर की। उसमें हमने पहला टॉपिक उठाया था भारतीय राज्य व्यवस्था। हमारा पहला वीडियो आ चुका है, ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। हमने पहले सोचा था कि इसके 2 ही वीडियो आएंगे, लेकिन टॉपिक बड़ा होने की वजह से इसके आएंगे 3 वीडियो, ठीक है। भले ही तीसरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन 3 वीडियो में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये इस चीज़ का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके उसको देखिए। ये जो सीरीज है जीएस पॉइंटर, ये आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस आती है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इसको अभी जो पॉलिटी कवर कर रहे हैं, हम इसके बाद भूगोल भी देखेंगे, इतिहास भी देखेंगे, विज्ञान भी देखेंगे और पर्यावरण भी देखेंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इसके पहले वीडियो में जो शासन प्रणाली के पहले वाले टॉपिक थे उनको देख चुके हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे शासन प्रणाली के बाद, ठीक है। राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। जो राज्य शब्द है, कैसे, मतलब कि कोई राज्य कैसे कहलाएगा, ठीक है। तो कैसे कहलाएगा? व्यक्तियों का एक समुदाय हो, ठीक है, जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार हो। अगर कुछ क्राइटेरिया फॉलो कर रहा, जैसे व्यक्तियों का समूह एक निश्चित भूभाग में बिना किसी बाह्य नियंत्रण के कार्य कर रहा, उसकी एक संगठित सरकार है, तो उसे हम राज्य का दर्जा दे सकते हैं, ठीक है। ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष में से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है इसका संप्रभुता। संप्रभुता मतलब किसी बाह्य नियंत्रण के उसके बाह्य नियंत्रण से कार्य मुक्त है, ठीक है। किसी भी बाह्य नियंत्रण से उसका कार्य नहीं हो रहा है, तो हो गया संप्रभु, ठीक है। भारत की संप्रभुता के संबंध में सही कथन है। जो भारत की संप्रभुता है उसके बारे में क्या है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती, ठीक है। राष्ट्रमंडल का सदस्य जरूर है भारत, लेकिन भारत किसी भी देश के या किसी भी बाहरी राष्ट्र के अपनी जो शक्तियाँ हैं उनका इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह कौन सी है? तो वह है संसदात्मक, ठीक है। संसद के संसदात्मक है, ठीक है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई थी, कहाँ की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन में। हम इसके पहले जो वीडियो देख चुके हैं उसमें हमने देखा भी था कि जो भारत की संसदीय सरकार है ये कहाँ से ली गई है? तो ग्रेट ब्रिटेन से ली गई थी, ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषता है, क्या विशेषता है? संसदात्मक सरकार है, हाँ। संघात्मक सरकार है, सही बात है। केंद्र और राज्य दोनों स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? अध्यक्षात्मक सरकार। यहाँ पे अध्यक्षात्मक नहीं है, संसदात्मक सरकार है, ठीक है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष रूप से भी चुना जाता है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है, ठीक है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली मौजूद है, ठीक है, और ब्रिटेन में ऐसा है नहीं है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से भिन्न है क्योंकि कुछ भिन्नताएं हैं भारत के मॉडल में और ब्रिटिश मॉडल में, ठीक है। कौन कौन सी हैं? जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि और संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है, ठीक है। कैसे? न्यायालय इसका पुनर्विलोकन कर सकता है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता को संबंधित मामले में उच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी संवैधानिक संशोधन किया है सरकार ने और अगर वो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है तो उसको न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जा सकते हैं जो उसकी जांच करेगा।
धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति सरकार, संघीय नीति और राष्ट्रपतीय पद्धति सरकार में से भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही नहीं है। तो भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार नहीं है। बाकी धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार है और संघीय नीति भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि क्या लाभ है? कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं, जैसे मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद मतलब लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगर उन्हें लोकसभा या संसद से विश्वास मत प्राप्त न हो तो अपने पद से हट जाते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं इसकी। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। किसमें? राष्ट्रपति में। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन से हैं? देखते हैं हम। क्या एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है? ठीक है। संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी ठीक है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। प्रस्तावना लिखा है कि हम भारत के लोग। ठीक है। सत्ता को केंद्र और राज्यों में विभाजित किया गया है। ठीक बात है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। सही कथन कौन कौन से हैं इसमें देखेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही बात। प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, लोकतांत्रिक समाज है और भारत एक कल्याणकारी राज्य भी है। भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं? एक संविधान, संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार और विधि का शासन, ये सभी भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषताएं हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है कहाँ से? तो जो सभी शक्तियां मिलती हैं वो मिलती हैं संविधान से। सुशासन की विशेषता नहीं है, तो सुशासन में लाल फीताशाही नहीं होगी। ठीक है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को प्रतिबिंबित करता है। यह विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को प्रतिबिंबित करता है। जहाँ विधि नहीं होगी वहाँ स्वाधीनता भी नहीं होगी। ठीक है। कल्याणकारी राज्य, क्या उद्देश्य है इसके? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। तो ये हो गया कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह व्याख्या किसकी है? कल्याणकारी राज्य की। भारतीय संविधान के दर्शन में शामिल है, कल्याणकारी राज्य शामिल है, समाजवादी राज्य शामिल है और राजनीतिक समानता। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है तो साम्यवादी जो राज्य हैं वो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। अमेरिका में देखा होगा आपने कि एक कार्यपालिका है। सही कथन है क्या? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो ये हो गया आपका प्रजातंत्र। भारत का संविधान परिसंघीय निर्धारित होता है। कैसे? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। तो यहाँ पर लगता है कि जैसे भारत का संविधान परिसंघीय हो। भारतीय संविधान है कैसा है? अंशतः कठोर, कुछ मामलों में कठोर है और कुछ मामलों में लचीला है। तो यहाँ पर दोनों विशेषताएं देखने मिलती हैं, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत की संसदीय शासन प्रणाली में एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर क्या है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति। भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई हो उच्च न्यायालय को, और ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा, क्या माना जाएगा? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो हो गए आपके विधि के शासन के लक्षण। कथन देखेंगे। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। ठीक बात है। कारण क्या है इसका? उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। देखो, शक्तिशाली केंद्र की रचना है यहाँ पे
हर स्तर पे, मतलब अगर बाद में देखेंगे आप तो सर्वोच्च यहाँ पे केंद्र ही है। लेकिन ये व्यवस्था, जो कारण दिए गए हैं कथन के, वो स्पष्ट नहीं है। मतलब जिस हिसाब से कथन दिया गया है उस हिसाब से कारण नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी संघीय प्रणाली है और केंद्र भी शक्तिशाली है, लेकिन इसकी जो है व्याख्या सही नहीं कर रहा है। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो भारत के संविधान के अनुसार 14, 28, 32 या 22 में से उल्लंघन करता है। तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो समानता का अधिकार है, ठीक है, कोई विधि जो किसी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, ठीक है, तो वो किसका उल्लंघन माना जाएगा? 14 का। भारत के संविधान के संघीय लक्षण हैं, कौन से हैं? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये संघीय लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व क्या हैं? देखो, एकात्मक तत्व मतलब कि जो पूरे भारत को एक करता हो, जैसे एकहरी नागरिकता। इसमें राज्य को नागरिकता नहीं मिली है जैसे अमेरिका में है। ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र का अधिकार है। इसमें आपातकालीन प्रावधान, केंद्र चाहे तो राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता। अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य में राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और राज्यों में संवैधानिक संकट के उपबंध जैसे राष्ट्रपति शासन। तो ये सब हैं जी एकात्मक लक्षण की जो भारत की व्यवस्था है उसको प्रदर्शित करते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है क्या? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, अर्थात भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो हो गया आपका गणतंत्र। यहाँ पर राजतंत्र नहीं है, गणतंत्र है। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तो ये क्या है? इसकी संघीय व्यवस्था से संबंधित है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही बात है। भारत का अपना एक संविधान है, तो लोकतांत्रिक देश है और संविधान है, ये दोनों सही हैं। लेकिन लोकतांत्रिक है क्यों? क्योंकि संविधान है, इस कारण से नहीं है। उसमें जो प्रावधान है उस कारण से है। संविधान ऐसा कई जगह पे ही है, लेकिन वो लोकतंत्र नहीं है उतने अच्छे से। ठीक है, तो व्याख्या नहीं कर रहा है सही। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं, क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सही बात है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी सही है। जैसे अमेरिका में है, तो वहाँ पर कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और जो मंत्रिपरिषद होती है वो स्वयं चयन करता है। आगे देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ था, कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, सही है। और भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो सही बात है, दोनों हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, ठीक है, और जो खराब शासन होता है उसके लिए राजनीतिक दलों को लोग कोसते हैं। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो देखो, भारत एक संघीय राज्य है, तो ये तो गलत हो गया आपका दूसरा। और एक संघवादिता व्यवहारित नहीं है, सही बात है। जो संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप केंद्र को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं दी गई हैं उतनी भी, ठीक है। इसमें राज्यों को भी कुछ शक्तियाँ मिली हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था, ठीक है। किसका? संघात्मक संरचना का उद्देश्य। और कारण क्या है इसका? विविधताओं के असमंजस से एक सशक्त, ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ।
तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, संघात्मक संरचना क्यों अपनाई गई थी? क्योंकि एक राष्ट्र का निर्माण करना है जो बहुत सारी विविधताएं जिसमें हैं, और उसकी जो राष्ट्रीय एकता है उसको संरक्षित करना था, तो इसके लिए संघात्मक संरचना को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। दोनों सही बात है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जो कमज़ोर वर्ग हों वो ऊपर उठें। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण है। क्या कारण है? यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इस कारण है जो कहते हैं कि भारतीय संविधान बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व भी मिलते हैं। तो दोनों कथनों कारण दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी करता है। भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण क्या है इसके? भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। तो देखो, अर्ध संघात्मक इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि उसको न्यायालय है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है उससे, और न्यायिक पुनर्निरीक्षण का उसको अधिकार है। अर्ध संघात्मक इस सेंस में है कि यहाँ पर राज्यों को भी शक्तियाँ दी गई हैं और दी गई हैं केंद्र को भी। ठीक है, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो राज्य को स्वतंत्र करते हैं केंद्र से, तो इस वजह से इसको अर्ध संघात्मक कहा गया है। भारतीय संविधान है कैसा है? प्रकृति में संघात्मक है किंतु भावना में एकात्मक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संघ राज्य पद्धति कैसी है? संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे आपने अमेरिका देखा होगा, कई राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण किया है। ठीक है, और भारत में क्या है कि राज्यों ने मिलकर संविधान का निर्माण तो भारत संघ का निर्माण तो किया है, लेकिन इससे अलग नहीं हो सकते, तो वैसी व्यवस्था है, तो इसलिए किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, सही बात है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, ये दोनों कथन सही हैं। अर्धसंघात्मक इसलिए कहा गया है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने, ये इम्पोर्टेंट है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, किसने कहा था? केसी व्हीयर ने। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये भी कहा था केसी व्हीयर ने। ये जो कथन है एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अच्छे से देख लीजिएगा। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, तो किसने लिखा था? B.R. अम्बेडकर ने। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है, क्या है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, तो ये क्या हो गया? गणतंत्र हो जाएगा। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो हो गई आपकी संवैधानिक सरकार। आगे देखते हैं, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? सीमित सरकार, असीमित ना हो कि उसको असीमित मात्रा में शक्तियाँ मिल गई हों, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो संवैधानिक सरकार से आशय है वो वहाँ पे लैप्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, ऐसा ना हो कि वो सरकार संविधान की सीमाओं से हट गई है, उसके ऊपर जाके काम कर रही है, तो वहाँ पे संवैधानिक सरकार नहीं होगी। वह कथन जो किसी देश के संविधान के मुख्य प्रायोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है, तो क्या करता है? यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। ठीक है, संविधान, सभी शक्तियाँ किससे मिली गई हैं? किससे? संविधान से। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का प्रस्ताव किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, और किया था जयप्रकाश नारायण ने। इन दोनों लोगों ने दल विहीन प्रजातंत्र के बारे में चर्चा की थी। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है, किसने?
हर्बर्ट साइमन ने। विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित कौन है? फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता का क्या मतलब है कि स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर जहाँ पर मिल रहा है तो वहाँ पर मानेंगे कि स्वतंत्रता है। समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। समानता का क्या मतलब है कि सभी लोग समान स्तर पर रहेंगे। अगर वहाँ पर कोई विशेषाधिकार किसी को मिल रहे हैं तो माना जाएगा कि वो समाज में असमानता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। और राष्ट्रीय पुष्प है कमल। और राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीत है, किसका है? यह है न्याय का। जो चक्र बना है वो किसका प्रतीक है? न्याय का। राष्ट्रीय ध्वज में आरोह जो तीली बनी हुई है उसमें कुल संख्या कितनी है? 24। जो ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? इसका जो लंबाई है वो है 3 और जो चौड़ाई है इसकी है 2। तो 3:2 में राष्ट्रीय ध्वज को बनाया जाता है। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आयाम 600 mm इंटू 400 mm है और ध्वज की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का लंबाई से ऊंचाई या चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। तो आप देखेंगे जब हम अनुपात ही 3:2 रख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें अब ये 600 और 400 ये तो गलत हो जाएगा आपका, और 3:2 ये हो जाएगा सही। तो कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन कितना है टाइम इसका? तो इसका टाइम है 52 सेकंड। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था 1950 में। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप अपनाया गया था कब? ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि राष्ट्रगान कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा? तो ये 24 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया था, कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 से। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, कब किस पे आधारित है? शक संवत पे। और इसको कब अपनाया गया था पंचांग के रूप में? तो 22 मार्च 1957 को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा इनको। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जिन नामों से हुआ है कौन कौन से हैं? भारत है और इंडिया, 2 नामों से उल्लेख हुआ है। भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है? राज्यों का संघ। संघ और उसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही है। तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्रशासित प्रदेश, सही है। भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये दोनों सही हैं आपके, हम इस पूर्व में देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो नया राज्य कैसे बनाएगा? आर्टिकल 3 के अंतर्गत। और नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है? संसद में। संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार किसको है? संसद को। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद 2 राज्यों में से दोनों का हिस्सा काट के एक नया राज्य बना सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, तो ये संसद को अधिकार है, ठीक है। नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही कथन तो देखेंगे। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, ठीक है। जब भी नया राज्य बनता है तो पहली अनुसूची में और चौथी अनुसूची में संशोधन होता है।
इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः नहीं किया जा सकता जब तक इसे राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। कुल मिला के मतलब ये है इसका कि जब भी संसद नया राज्य बनाएगी तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन करेगी और किसी भी विधेयक को जो पेश कर रही है सरकार, ठीक है, उसको तब तक पेश नहीं करेगी जब तक राज्य विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दी गई हो। ठीक है, किस कौन कौन से राज्य, सभी को नहीं, नाम जिनके उनको करेगी जिनके क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, जिनकी सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है या जिनके नाम में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और जो ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी संसद में, ये 368 के तहत संविधान संशोधन इसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना होता है तो इस साधारण बहुमत से, यहाँ पे विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं है। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है इसकी। ठीक है, राष्ट्रपति जो राज्य उसको अपने प्रस्ताव देंगे वो मानना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, और वहाँ पे राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को वो विधेयक जो प्रस्ताव है वो भेजेगी। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। तो 240(1)(a) में है अंडमान और निकोबार द्वीप की, 240(1)(b) में है लक्षद्वीप की, 240(1)(c) में है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की, और 240(1)(e) में है पुदुचेरी की। ठीक है, अब बता दें कि ये 26 जनवरी 2020 से दो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का आपस में विलय कर इसको एक माना गया है। क्या नाम है इसका? दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। ठीक है, ये एक ही है। भारत संघ नहीं है। किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की संसद की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो भारत संघ है, तो ये हो गया आपका गलत पहला, और दूसरा है आपका सही। ठीक है, संसद उसमें परिवर्तन कर सकती है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है। तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, घटाकर या उसके नाम में परिवर्तन, तो नए राज्यों का निर्माण ऐसे हो सकता है। आगे देखते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, यह हम देख चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है क्या? नए राज्यों का गठन, क्षेत्रों में परिवर्तन और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। तो 21 आर्टिकल के तहत होता है, अनुच्छेद 2 के तहत। नए राज्यों का प्रवेश मतलब क्या है कि जो भारत में सम्मिलित नहीं थे उनको। सही कथन है कौन से? संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारत राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं देता। ठीक बात है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। ये भी ठीक है। पंडित नेहरू, जवाहरलाल पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्षधर नहीं थी। यह भी कथन सही है। तो एस के धर ने कहा था कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन है वो ना हो, और यही जेबीपी समिति ने भी कहा था कि भाषाई आधार पर गठन नहीं होना चाहिए। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना आवश्यक होगा। किसमें? प्रथम अनुसूची में। भारत में संघ शासित प्रदेश हैं कितने हैं? 8, 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें आरक्षित हैं 20। ठीक है, कितनी हैं? 20। वर्तमान में
लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों के लिए 19 प्रतिनिधि हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए। कितने बनाए थे? 14 राज्य बनाए थे और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए थे। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? वही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। आगे देखते हैं। भारत में वर्तमान में मई 2024 की स्थिति के अनुसार 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये वर्तमान में भी हैं अभी, ठीक है। अभी ये नवंबर 2025 चल रहा है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघराज क्षेत्र कौन कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीप, पुदुचेरी। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब मिला था? तो मिला था 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। क्या मिला था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। सही कथन कौन से हैं? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, सही है। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है, यह भी सही है। दमन और दीप को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया है, तो यह भी सही है। दादर एवं नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थी। तो ध्यान रखना, जो दादर एवं नगर हवेली है ये पुर्तगाली शासन के अधीन थी पहले। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? ये बना था 1975 में। सिक्किम को विधिवत भारत संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में कब सम्मिलित किया गया था? 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में, ठीक है। और इसको वैसे मतलब अपूर्ण रूप से 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1974 में। राज्यों के गठन का सही कालक्रम, पहले हरियाणा बना था, फिर गोवा और फिर झारखंड, फिर तेलंगाना। तेलंगाना बना 2014 में, झारखंड 2000 में और गोवा शायद 1987, एक बार कंफर्म कर लेना है आप, ठीक है। और हरियाणा बना था 1966 में। भारत राज्यों का संघ के रूप में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम, तो नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम क्या है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। जो आंध्र प्रदेश है ये कब बना था? 1953 में। ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, ठीक है, स्वतंत्र भारत का। अगर स्वतंत्र भारत के पहले बात करें तो इसके पहले उड़ीसा बन गया था, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का क्वेश्चन यही पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला भाषाई आधार पर राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश था, ठीक है, 1953 में। हरियाणा कब बना था? 1966 में। और हिमाचल प्रदेश कब बना था? हिमाचल प्रदेश बना था 1971 में। और सिक्किम बना था 1975 में। आगे देखते हैं। नागालैंड कब बना था? 1 दिसंबर 1963। मेघालय बना था 21 जनवरी 1972। सिक्किम बना था 1975 में। अरुणाचल प्रदेश बना था 1987 में। हरियाणा कब बना? 1966। महाराष्ट्र 1960। राजस्थान बना था 1958 में। नागालैंड 1963, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014 में, सिक्किम बना था 1975 में। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, बिल्कुल सही बात है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, सही बात है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ये भी ठीक है, इसको बाद में राज्य का दर्जा दिया गया है। और मैसूर राज्य का नया नाम क्या है? कर्नाटक रखा गया है। आगे देखते हैं। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 1956 में। दमन एवं दीप कब बना? 1987 में। चंडीगढ़ कब बना? 1966 में। और दादर एवं नगर हवेली कब बना था? 1961 में। बाद में 2020 में इसका पुनर्गठन हुआ है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, ठीक है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। पहले जो कांग्रेस थी उसने नागपुर अधिवेशन में भाषाई आधार पर जो गठन समितियां गठित की थी और उसी आधार पर वो सहमत थी कि राज्यों का भी गठन किया जाए उस टाइम पे।
और फिर 1948 में ये देश में प्रशासन के स्तर पर इस मांग को अस्वीकार किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। कब की गई थी? 29 दिसंबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के कुछ कथन हैं, देखते हैं क्या है। जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। उसके सदस्य थे के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, इसके सदस्य थे। आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था। उस संसद में पास राज्य पुनर्गठन 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं इसके। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया है उसमें शामिल नहीं थे। तो उसमें पट्टाभी सीतारमैया शामिल नहीं थे। कौन कौन शामिल थे उसमें? हृदयनाथ कुंजरू थे, के.एम. पणिक्कर थे और फजल अली थे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठन होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1953 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ फिर? 1956 में। बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में से जिसे विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया, तो किसे नहीं किया गया है? बिहार को। किस किस को मिला है विशेष श्रेणी का दर्जा? सिक्किम को मिला है, हिमाचल प्रदेश को मिला है और जम्मू कश्मीर को। इसके अलावा और भी कुछ राज्य हैं, लेकिन बिहार को नहीं मिला है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता में देखेंगे हम ये किस में है। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में। अनुच्छेद कौन से हैं इससे रिलेटेड? 5 से लेके 11 तक। भारतीय संविधान प्रदान करता है, क्या करता है? एकल नागरिकता। यहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। यदि कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है तो उसका वजह क्या है? उसका वजह है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, ठीक है, वो स्वयं छोड़ता है, या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो इस आधार पर उसकी नागरिकता चली जाएगी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से? भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, ठीक है, सही बात है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा प्रावधान यहाँ पे नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ का नागरिक है वो राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता, उसे वंचित किया जा सकता है, ठीक है। किस आधार पे? वो 3-4 प्रावधान हैं, उस आधार पे वंचित किया जा सकता है। जैसे युद्ध चल रहे हों और वह व्यक्ति अपने शत्रु राष्ट्र के साथ संबंध रखता है, ठीक है, उसको सूचनाएं शेयर करता है, इस आधार पर रद्द की जा सकती है। या उसने कहीं दूसरी जगह सदस्यता प्राप्त कर ली है तो यहाँ पर रद्द हो सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हैं वे कौन कौन से हैं? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, और कौन है? भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, और एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह या पितामही, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे, ठीक है, तो वहाँ पर भारतीय कार्ड धारक वो बन सकता है। सही कथन कौन है? नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 370I तक, 371 से आई तक इसमें विशेष राज्य के इन्हें दर्जा दिया गया है, ठीक है। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है कहाँ पे? अमेरिका में। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है कौन है? संसद। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में बिताने होंगे कितने? 7 वर्ष बिताने होंगे। कितने? 7 वर्ष। आगे देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार ये 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था और 11 दिसंबर को राज्यसभा में। इसके क्या उद्देश्य हैं इस अधिनियम के? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह हैं उन्हें नागरिकता प्रदान करना।
जैसे अफगानिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक होंगे, हैं, बौद्ध होंगे, जैन होंगे, ईसाई होंगे, ठीक है। तो उन्हें, जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं जैसे हिंदू, सिख, तो उन्हें उन्हें भारत में नागरिकता प्रदान करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूल अधिकार। तो हम देखेंगे मूल अधिकार के बारे में। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार और शक्तियों का पृथक्करण में से वह कारक जो किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। अगर किसी एक व्यक्ति के पास शक्तियों का संकेंद्रण हो जाएगा तो जाहिर है कि वहाँ पे फिर शोषण जैसी प्रवृत्तियाँ बढ़ावा मिल सकती हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? शक्तियों का पृथक्करण। 1931 में कांग्रेस के जिस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, कब हुआ था? 1931 में। तो वहाँ पे अधिवेशन कौन सा था? कराची अधिवेशन। सही कथन कौन सा है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में पेश हुई थी ने समर्थन किया था। तो ये ध्यान रखना, किसने? नेहरू रिपोर्ट ने मूल अधिकारों को शामिल करने का समर्थन किया था। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द कहे जाते हैं। जैसे क्या कहे जाते हैं? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। तो ये कथन कहा था जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार के संदर्भ में। नेक्स्ट देखते हैं। मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा जाता है। तो ये किसने कहा था? एस राधा कृष्णन ने। मूल अधिकार के बारे में और कौन से कथन सही हैं? तो मूल अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये भी ठीक है। और भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता, ये भी ठीक है। तो जो कथन दिए गए हैं ये सभी यहाँ पे सही हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय में अपन आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं और उच्च न्यायालय में 226 के तहत। मौलिक अधिकार कौन है? ये मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य हैं। अगर यहाँ पे सरकार इन्हें लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय जाके इसको लागू करवा सकते हैं। आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। देखो मूल अधिकार क्या है कि आपातकाल स्थिति में इसको निलंबित किया जा सकता है, लेकिन 20 और 21 को किसी भी कीमत पर निलंबित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों के संबंध में सही है। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, सही है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं, ये भी सही है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये भी सही है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति है, ये भी सही है। ये चारों कथन सही हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कहाँ से? 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है। तो समानता के मौलिक अधिकार कहाँ कहाँ पे है? अनुच्छेद 14 में है, कानून के समक्ष। सामाजिक समानता 15 में है, अवसर की समानता है 16 में, ठीक है। आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर आर्थिक समानता मूल अधिकार से पूछे कहीं तो आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। आगे देखते हैं। संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो कौन सा आर्टिकल है वो? 13। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। किसके ऊपर? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है। कौन कौन से आर्टिकल हैं? 14 हैं, 15 हैं, 16 है, 17 और 18 है। तो इनमें जो समानता का अधिकार है वो दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। किसमें? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? आर्टिकल 14, क्योंकि उसमें क्या है? समानता का अधिकार।
कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 14 से। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? कि सभी के लिए एक कानून होगा और सभी के लिए न्याय तंत्र होगा। ठीक है, तो ये आर्ट क्या है? विधि का शासन। सारभूत में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? तो विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है? विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। ठीक है, यूपीएससी द्वारा इसका उत्तर नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसका आंसर डिसाइड कर लीजिएगा कि विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है, विधि की निष्पक्ष प्रक्रिया या नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। आगे देखते हैं, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया गया है। तो ये किया गया है समता के अधिकार के अधीन, इसको शामिल किया गया है अनुच्छेद 15 को। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। तो जो निजता का अधिकार है इसे आर्टिकल 21 के तहत दर्शाया गया है। ठीक है, माना गया है कोर्ट द्वारा। मद्रास राज्य बनाम द्विराजन जो 1921 में मुकदमा हुआ था, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है वह कौन सा है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को, इसको एक मूल अधिकार माना गया है। शिक्षण संस्थाओं में जिसने गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत। संविधान के वे अनुच्छेद जिनके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नियोजन में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 2 आर्टिकल हैं जिसके तहत ओबीसी को आरक्षण मिला है, 15(4) और 16(4). कथन देखते हैं नेक्स्ट में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। और कारण क्या है? समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो ये दोनों कथन सही हैं आपके, और इसकी व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 35 द्वारा सीमित हैं। ठीक है, और कथन 2 क्या है? कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। तो जब आरक्षण की चर्चा चल रही थी, तो जब आरक्षण मिला तो वहाँ पे एक बात हुई कि प्रशासन की दक्षता को बनाए रखा जाएगा। ठीक है, तब आरक्षण वहाँ पे चलेगा। तो प्रशासन की दक्षता आर्टिकल 16(4) के अधीन, ये बिल्कुल सही कथन। और प्रशासन की दक्षता क्या होगी ये यहाँ पे परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये कथन दूसरा हो गया आपका गलत। आगे देखते हैं, जिस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है, तो वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 था। ठीक है, जिनमें SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जिन अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है उनमें कौन कौन से हैं? आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। और समानता का अधिकार 14 से लेके 18 तक। सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के समतुल्य बनाने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों ने सक्षम किया है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक मूल अधिकार बनाने का प्रयास किया है, किसे? समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन को। तो संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द लिखा है समाजवादी, को संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के साथ मिलकर पढ़ना है, तब जाके यह मूल अधिकार के समतुल्य माना हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? समान कार्य के लिए समान वेतन। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 24। ICCPR के अनुच्छेद
द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो वही आर्टिकल 24 जिसमें बच्चों के शोषण से संबंधित है। अस्पृश्यता का उन्मूलन या किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध कौन सा आर्टिकल करता है? तो अनुच्छेद 17 करता है। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा अपराध है अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा किया जाता है तो उसको अपराध घोषित कर सकता है न्यायालय। ठीक है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपाय द्वारा किया जा सकता है। कौन से, कैसे होगा अस्पृश्यता का निवारण? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। तो ये प्रावधान है, इनको अपनाकर अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है। मूल अधिकारों के जिस वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के रूप में विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है, तो ये समता का अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। ठीक बात है, बिल्कुल। कारण क्या है? अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। बिल्कुल। तो एक कथन सही है और इसका कारण भी सही है, तो दोनों की व्याख्या भी हो रही है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 17 के अंतर्गत। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है। ठीक है। कहीं पर नहीं लिखा कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है, लेकिन हम इसको आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत इसको देख सकते हैं। जो उसमें और स्वतंत्रताएं दी गई हैं उसको इसमें पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान कहाँ पे है? यह है आर्टिकल 19 में। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 19(a) के तहत। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए। ठीक है। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो तीनों कथन इसमें सही हैं। तर्कपूर्ण प्रतिबंध क्या है? इसका मतलब कि सुरक्षा की दृष्टि से वो लोगों को इकट्ठा होने से रोक सकता है। कौन? राज्य। अनुच्छेद 19(2) के अनुसार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्क संगत प्रतिबंध है जिन परिस्थितियों में उचित ठहराया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा को लेकर कोई मानहानि जैसे मुद्दे हों और सार्वजनिक व्यवस्था। ठीक है। तो इन आधार पर वहाँ पे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं। नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। क्यों? अवांछनीय आलोचना के कारण नहीं लगाया जा सकता कि किसी की आलोचना कर रहे हों तो उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दें। संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल है? वो अनुच्छेद 21। विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो किसमें? आर्टिकल 21 में भी शामिल किया गया है। ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहाँ है? आर्टिकल 21 में। और विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत भी आर्टिकल 21 में है। मेनका गांधी जो वाद था 1978 में, उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में सही कथन। ठीक है। जो मेनका गांधी वाद 1978 में हुआ था तो उसके बारे में कुछ उच्च न्यायालय के फैसले थे, उसको देखते हैं। यह भार याचिकाकर्ता पर नहीं कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाधारी है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यूएसए में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थी हैं। इस केस में हुआ ये था कि मेनका गांधी जी को जाना था विदेश और उनका पासपोर्ट जब्त था। ठीक है। तो विदेश जाने का अधिकार के तहत फिर वहाँ पे फैसला आया था कि विदेश अधिकार जाने का सभी को अधिकार प्राप्त है। आगे देखते हैं। ठीक है। ये देख लीजिए आपकी अनुच्छेद 21, 19 एवं 14 परस्पर अनन्य नहीं है। जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीवन का अधिकार भी
शामिल है। गरिमा के साथ कि मुझे किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और मैं जो कुछ करना चाहूँ वो करूँ। व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण किस में प्रदान किया गया है? आर्टिकल 21 में। ये मेनका गांधी केस में निकल कर सामने आया था। अनुच्छेद 1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर कौन सा आर्टिकल मिलता है, कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? एकांतता या निजता का अधिकार। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में कौन सा सम्मिलित किया गया है? तो भाग 3 में गारंटी दी गई है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, कौन सा? निजता का अधिकार। भारत के संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार है वो है आर्टिकल 21। अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता कौन सा? मृत्युदंड। ठीक है, अब आप कहें कि निजता का अधिकार या जीवन का अधिकार मुझे मिला है तो फिर मुझे मृत्युदंड क्यों मिला है? अरे भाई, जब अपराध किया है तो मृत्युदंड मिलेगा आपको, ये व्यवस्था है संविधान में। संविधान का अनुच्छेद जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार को संरक्षण देता है तो आर्टिकल 21। ध्यान रखना, विवाह का अधिकार किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय ने जिस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया है तो शिक्षा का अधिकार 21 में कौन से उससे बाद से आया था? जो उच्चतम न्यायालय ने दिया है, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ये केस था, उसमें शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी ये, तो इसको देखते जाइए अच्छे से। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। क्या है? धर्म प्रचार करने का अधिकार, ठीक बात है। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, यह भी ठीक है। और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, तो ये सब दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार अधीन है किसके? सार्वजनिक व्यवस्था के, स्वास्थ्य के, सदाचार के। यहाँ पर किसी भी कारण से अगर सार्वजनिक व्यवस्था गड़बड़ होती है तो अनुच्छेद जो 25 है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है किसके अंतर्गत? आर्टिकल 25 के अंतर्गत। आर्टिकल 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के तहत कौन कौन शामिल हैं? तो उसमें बौद्ध भी शामिल हैं, जैन भी शामिल हैं और सिख भी शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया है, लोक व्यवस्था पर, सदाचार पर और स्वास्थ्य के अधीन। अगर इन 3 चीज़ों से अगर जो धार्मिक कार्य है, अगर किसी प्रकार का नुकसान इन 3 चीज़ों को होता है तो वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से शामिल हैं इसमें? आर्टिकल 23 और 24 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से प्रतिबंधित कारखानों से जो जोखिमपूर्ण संबंधित हैं कारखाने, उनमें बालकों के नियोजन का निषेध करता है। कौन सा निषेध है यहाँ पे? पूर्ण निषेध। ठीक है, पूरी तरीके से निषेध करता है आर्टिकल 24। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध है। और 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, तो ये पूर्ण प्रतिषेध है। यहाँ पर 23 24 दोनों ध्यान रखना आप। आर्टिकल 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, लोग अपने धर्म के जो कार्य हैं वो कर सकते हैं। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम कौन से हैं? आर्टिकल 23। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस में है? 29 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, क्या है? आर्टिकल 32। आगे देखते हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण दिया गया है किसके अंतर्गत? आर्टिकल 30 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कहीं पे भी अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता देता है, ये भी ठीक है।
तो यहाँ पे मान्यता देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको परिभाषित किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है। तो दोनों कथन सही हैं और इसकी व्याख्या नहीं हो रही है। अनुच्छेद 16(2) में क्या है? किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 16(2) में है। और 29(2) में क्या है? किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित किसी भी जो या राज्य से सहायता प्राप्त जो शैक्षणिक संस्थान हैं, प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। एक बार और देख लीजिए आप, 16(2) में क्या लिखा है? किसी भी व्यक्ति के साथ वंश, धर्म, जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, वंश, धर्म, जाति। ठीक है, और 29(2) में क्या है कि जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर, धर्म, वंश भी शामिल हैं, राज्य द्वारा पोषित कोई संस्थान हो, शिक्षण संस्थान हो या राज्य से सहायता प्राप्त हो, तो वहाँ पे वंचित नहीं किया जाएगा प्रवेश से। ठीक है, जैसे सरकार कोई विद्यालय स्थापित कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे विद्यालय में ना तो किसी भी वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगर किसी संस्थान में अनुदान भी दे रही है गवर्नमेंट, तो वहाँ पे भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 30 में क्या है? अनुच्छेद 31 में है, सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हों, भाषा के आधार पर हों, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार है। तो ये आर्टिकल 31 में है। ठीक है, 31 में क्या है? किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 31 में है। आगे देखते हैं कि ये मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। बिल्कुल सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया है, ये भी ठीक है। और बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति दी गई, ये भी ठीक है। त्रिस्तरीय ने बोला था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज हो। उस संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों की संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, प्रवर्तित मतलब लागू, तो मौलिक अधिकार। भारतीय B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो जो आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा, सही है। वो मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध एक प्रभावी उपचार बनाता है, आर्टिकल 32। तो ये दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है, आर्टिकल 32 के तहत। ये ठीक है। वह रिट जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, हेवियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है कौन सा? हेवियस कॉर्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, हमें शरीर चाहिए। ठीक है, जैसे पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में आपको पेश करना होगा। परमादेश क्या है? बी कमांड, हम आदेश देते हैं किसी भी संस्थान को, जो गवर्नमेंट संस्थान है उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश दे सकते हैं कि आप ऐसा करिए। उत्प्रेषण, टू बी सर्टिफाइड, पूर्णतः सूचित कीजिए आप अपनी अधिकारता से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से? ठीक है, वाई वाइट अथॉरिटी, आप वहाँ पे उस पद पर बैठे हैं, किस अधिकार से बैठे हैं। ठीक है, प्रतिषेध क्या है? अधीनस्थ न्यायालय का लेख, मतलब वहाँ पे अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय है, वो कुछ कार्य कर रहा है, अपनी सीमा से बाहर कार्य कर रहा है, तो उसे यहाँ पे रोका जा सकता है। मौलिक कर्तव्य, ये संविधान के संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा पेश किए गए हैं। ठीक है,
संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है एवं मूल ढांचे का सिद्धांत किस में दिया गया था? केशवानंद भारती केस में। इंसानों के अनैतिक व्यापार का प्रतिषेध किस में है? आर्टिकल 23 में। आगे देखते हैं, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कौन से में है? आर्टिकल 29 से लेके 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। और समानता का अधिकार कहाँ पे है? 14 से लेके 18 तक। आगे देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत देख चुके हैं 17। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, तो ये आर्टिकल 22 में है। धार्मिक की स्वतंत्रता, ये है आर्टिकल 25। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कहाँ पे है? आर्टिकल 29 में। आगे देखते हैं, उपाधियों का निषेध आर्टिकल 18 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण 29। और शिक्षा का अधिकार कहाँ पे है? 21A में। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है, किसने दिया है? केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। बस ये है कि वहाँ पे उसके मौलिक ढांचे का, जो संविधान की मौलिक ढांचा है, उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना, ठीक है, बुनियादी, जैसे बुनियादी ढांचा सिद्धांत कहा है, किस बाद में प्रतिपादित किया था? तो किया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में। उसने कहा था कि उसने दिया था मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल अधिकारों से संबंधित निर्णयों का सही क्रम क्या है? एक ही गोपालनवाद 1950 में आया था, गोलकनाथ 1967 में, केशवानंद भारती 1973 में, मिनर्वा मिल्स 1980 में। संपत्ति के मूल अधिकार का लोप कब किया गया था? तो किया गया था 44वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, ठीक है। इसमें जो संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार था, उसको हटा दिया गया है और इसको 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो कब? जनता पार्टी की सरकार ने 44वीं संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो या तो विधेयक कह दें, वैधानिक कह दें, या इसको कानूनी कह दें, ठीक है, वो बन गया। तो अब एक संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति है क्या है? यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। समानता, स्वतंत्रता, धर्मपालन, समान आवास के अधिकारों में से, सॉरी यहाँ पे कुछ फॉन्ट इश्यू है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है? सूचना का अधिकार, वहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा है। हाँ, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है क्या है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और राष्ट्रीय गान के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधेयक उपबंध भी नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये फैक्ट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। वे मौलिक अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, कोई वहाँ पे विदेशी इसको नहीं मान सकता। संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, गैर नागरिक भी जो भारत के नागरिक नहीं हैं, कौन कौन से हैं? विधि के समक्ष समानता 14, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 21, शिक्षा का अधिकार 21A, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और संवैधानिक निराकरण का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो गैर नागरिक हैं उन्हें प्राप्त हैं।
अब बात करें हम कि भारतीय नागरिकों को कौन से हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, तो 15, 16, 19, 29, 30, ये जो इतने आर्टिकल हैं, फिर से बता रहा हूँ आपको, 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं और जो बाकी हैं वो दोनों लोगों को प्राप्त हैं। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं हैं, तो विरोध का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी अधिकार है वहाँ पे कुछ कर्तव्य भी जरूरी हैं, और जहाँ पे कुछ आपको कर्तव्य दिए गए हैं तो वहाँ पे आपको कुछ अधिकार भी जरूरी हैं। तो यह दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करते हैं। कौन से? आर्टिकल 16A और 16(2). भारतीय संविधान मान्यता देता है किसकी? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की, ठीक है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल के तहत ये मूल अधिकार है? 21A के तहत। शिक्षा का अधिकार इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है, ठीक है। तो 46वां जो संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, तो उसमें इसको मूल अधिकार माना गया है, शिक्षा के अधिकार को। भारतीय संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। कथन देखते हैं, राज्य 6 से 14 वर्ष की सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या करने के लिए अपरिहार्य है। तो दोनों कथन सही हैं और इसके स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार में से मानव अधिकार जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार है, ये यहाँ पर मौलिक अधिकार है, ठीक है, शामिल ही किया गया है। बाकी जैसे सूचना का अधिकार है, इसको भी मूल अधिकार बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना है, लेकिन इसको डायरेक्टली वहाँ पर कहीं लिखा नहीं गया है। और शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आगे देखते हैं, वे अधिकार जो आपातकाल की स्थिति में समाप्त या सीमित नहीं किए जा सकते। तो 2 आर्टिकल हैं, 20 और 21, इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में क्या है? जीवन का अधिकार, जैसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का इसमें संरक्षण है। तो 20 और 21 को इसमें कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है पारसियों को। हिंदू शब्द में कौन कौन सम्मिलित है? सिख, बौद्ध और मैं मिस कर रहा हूँ, सिख, बौद्ध और जैन, 3 लोग सम्मिलित हैं, बौद्ध, जैन, सिख। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो निम्न विशेष लाभों का हकदार होगा। कौन कौन से लाभ मिलेंगे? यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उसका संचालन कर सकता है। तो देखो, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना और संचालन कर सकता है, और 15 पॉइंट कार्यक्रम के जो प्रधानमंत्री के एक कार्यक्रम चल रहा है अल्पसंख्यकों के लिए, 15 पॉइंट कार्यक्रम, उसका भी लाभ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के जो अधिकार है, स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 23 के तहत। मान लीजिए मैंने कोई अपराध कर दिया है, अब अदालत में मैं गवाह स्वयं के विरुद्ध नहीं बन सकूंगा, ठीक है। बाध्य नहीं किया जा सकता कि नहीं इसने अपराध किया है और यही कबूल कर रहा है या कबूल करे, ठीक है। दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्राप्त है। तो आर्टिकल 21 के तहत एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए सजा मिलेगी। दोहरे दंड की धारा, कार्योत्तर विधि, यातना के विरुद्ध निषेध तथा स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध में से
भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 20 है उसका हिस्सा नहीं है। तो यातना के विरुद्ध अधिकार, ये तो यातना के विरुद्ध अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, लेकिन इसको आर्टिकल 21 में शामिल नहीं किया गया है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन से आर्टिकल से होती है, आर्टिकल 22 के तहत। तो जो यातना के विरुद्ध अधिकार है इसको आप आर्टिकल 22 से शामिल कर सकते हैं। अनुच्छेद 22(1) में क्या है, स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, यह है आर्टिकल 22(1) में। 22(4) में क्या है, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी, ठीक है। 3 माह से अधिक आप बिना सुनवाई के व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते। अनुच्छेद 22(7) में क्या है, संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकता है, ठीक है, कुछ ऐसे नियम बना सकती है। 22(1) में क्या है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों का यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कारणों को बताना जरूरी है। आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम, ये निवारक निरोध अधिनियम अनुच्छेद 22 के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो अधिकतम 3 माह के लिए, ठीक है। 3 माह के अंदर उसको न्यायालय में आपको पेश करना जरूरी है। उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में सही है। तो यह उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो मूल अधिकारों के लिए है इसको जारी कर सकती है, ठीक है, ठीक है, लागू करने की समुचित है और उस रिट का प्रयोग कर सकती है। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारता स्थायी सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर प्रावधान ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत, वो जो हाई कोर्ट है वो 226 के तहत ये 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। आगे देखते हैं, वह प्रलेख जो जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है, तो माना गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण को। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अपने अधिकार का मामला बन जाता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों ने अपने नियम बनाए हैं, तो ये सही बात है कि राज्य सरकारों ने अपने नियम बनाए हैं। और पहला ये है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, ठीक है, यह उसका अधिकार बन जाए। तो ये गलत है, अधिकार नहीं है, वो तो कानून के हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं तो हम देंगे, नहीं तो नहीं भी देंगे अगर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ खतरा है तो। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, कब किया था, 1976 में। सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ से प्रारंभ हुई है, तो हुई है ग्रेट ब्रिटेन से। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, तो ये भारत के संविधान द्वारा भी किया गया है और 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, ठीक है, और एक संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर आया था, तो इन तीनों के द्वारा बाल श्रम का निषेध किया गया है। बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के, ये है अधिकार। किसी व्यक्ति को अधिकार मिल जाते हैं लेकिन कर्तव्य नहीं है तो भी गड़बड़ है, और अगर उसको कर्तव्य दे दिए जाएं, अधिकार न दिए जाएं तो भी उसका गड़बड़ है, ठीक है। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सही कथन है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ठीक है, जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध दावे हैं कि राज्य यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। मतलब कि कोई राज्य अगर किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा है तो अधिकार उसे इसीलिए मिले हैं कि उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत की राजनीति के निदेशक तत्व। अब देखते हैं नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को व्याख्या भारत के संविधान के पार्ट जो भाग 4 है उसमें है। यह व्यवस्था जिस संविधान से ली गई है, उस कहाँ से व्यवस्था ली गई है, आयरलैंड से।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है, ये ध्यान रखना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए डीपीएसपी की व्यवस्था की गई है। इसको उद्देश्य क्या है? और तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो उद्देश्य इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे हर फैक्ट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना किसका उद्देश्य है? डीपीएसपी का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए इन भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। कैसे? समाजवादी है, कुछ हैं इसमें प्रावधान, कुछ बौद्धिकवादी हैं और कुछ प्रावधान इसमें गांधीवादी भी हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, आप मूल अधिकार को प्रवर्तनीय हैं उनके लिए न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों के लिए नहीं। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। सही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे राज्य चाहेगा तो इनको इस्तेमाल करे या ना करे, राज्य का सीधा कर्तव्य यही है कि वो अपनी मर्जी से कर सकता है। भाग 4 में अंतर्विष्ट राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल सही। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये भी ठीक है। और इस भाग में अतिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो राज्य इनको अपने जब कानून बना रहा है तो उसको शामिल कर सकता है। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये लिखा है आर्टिकल 37 में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। संविधान में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किया गया है प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, दोनों जगह पे यहाँ पे कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की बोला गया है। ठीक है, यदि दोनों के मध्य चयन का विकल्प ना हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। ठीक है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? डीपीएसपी को। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व क्या हैं? ये विधायिका और कार्यपाल के कृत्यों का निर्बंधन नहीं करते। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं? वाद योग्य नहीं है, फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी को ही शासन संचालित करने में मदद करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण उल्लंघन करता है। किसका? डीपीएसपी का, नीति निर्देशक तत्वों का। पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ पे है? तो यह नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उनमें इसको सम्मिलित है किया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? ये डीपीएसपी का अनुच्छेद 40 है। ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, वही नीति का निर्देशक सिद्धांत है, उसमें दिया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन का गठन। और अनुच्छेद 50 में क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास। और अनुच्छेद 39 में है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 में क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो समान नागरिक संहिता की बात करता है कौन सा है? आर्टिकल है अनुच्छेद 44। मनरेगा में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान है। ठीक है, और रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है? नहीं, ये भाग 4 में है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत में।
अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कौन से आर्टिकल में है, 51 में। और 43 का में कहा है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। और 48 का में क्या है, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 48 में। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39A में है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन 48 में। ग्राम पंचायत का संगठन 40 में। पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से में है, 39D में। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39A। पर्यावरण की सुरक्षा 48A। काम करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल में है, 41 में। और स्मारकों का संरक्षण क्या है, 49 में। ठीक है, तो जो स्मारक हैं उनको संरक्षित किया जाएगा 49 आर्टिकल के तहत। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि कौन से आर्टिकल में है, 46 में। ठीक है, ग्राम पंचायत को गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कौन सा आर्टिकल है, 40। और सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43B में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई, तो कौन सा आर्टिकल है, 43A। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए अन्य प्रावधान कौन कौन से हैं, शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा कौन से हैं, 39 में। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता 39A में है। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा कौन से आर्टिकल में है, 48 में। इनको सभी को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण व्यादेशित है कौन से में है, आर्टिकल 50 में है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के जो सिद्धांत है उनमें आर्टिकल 50 है, उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है कौन से है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व 51 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। भारत की विदेश नीति से संबंधित है कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51। संविधान जिसके शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है कौन कौन से हैं, वो हैं जिनके विरुद्ध शोषण का अधिकार मिला है, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं और जनजातियां, इन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व और कौन से हैं, मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अब नीति निर्देशक तत्व नहीं है बल्कि एक मूल अधिकार बन गया है। ठीक है, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करता है, तो ये आर्टिकल है अनु 47। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें इसको सम्मिलित किया गया है। तो मादक पेय और मादक पेय के जो और हानिकारक जो औषधि हानिकारक पदार्थ हैं उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं किस मामले में, यह देखो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और जो मौलिक अधिकार हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं। गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं, ग्राम पंचायत गठन, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग जो गांधी जी बढ़ावा देते थे तो उन्हें हम गांधीवादी सिद्धांत में शामिल करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, ग्राम पंचायत का गठन, ग्रामीण एवं क्षेत्र एवं कुटीर उद्योग, मद्य निषेध, ठीक है, देख लेते हैं, और जो पशुओं का संरक्षण है वो भी इसमें शामिल है गांधीवादी सिद्धांत में। नीति निर्देशक सिद्धांतों में से जिसके बारे में संविधान शांत है तो वो कौन सी है, प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, कहाँ पे, नीति निर्देशक सिद्धांत में। नीति निर्देशक सिद्धांतों में से नहीं है, इसमें क्या है, सूचना का अधिकार भी इसमें शामिल नहीं है। समान नागरिक संहिता इसमें शामिल है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के अंतर्गत राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन मिल रहा है कि नहीं, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधन हैं कि नहीं, और काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाएं हैं कि नहीं हैं। तो कौन सुनिश्चित करेगा? राज्य। आगे देखते हैं। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन किसका है? यह कथन है केटी शाह का। ठीक है। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से संविधान के उपबंधों में से कौन सा पूरा होता है? तो जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक के तत्व हैं इनको आधार बना के किया गया है। ठीक है। और जो इसमें तत्व शामिल हैं वो उसमें भी तत्व शामिल हैं। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान कहाँ पे किए गए हैं? डीपीएसपी में। और कुछ प्रावधान इसमें मूल अधिकार में भी, मूल कर्तव्य में भी देखने मिलते हैं। ठीक है। यह प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। तो पर्यावरण का संरक्षण क्या है आपके? यह डीपीएसपी, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य में, इसमें दोनों को शामिल किया, दोनों में शामिल किया गया है किसे? पर्यावरण संरक्षण को। ठीक है। आगे देखते हैं। अब दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम मूल कर्तव्य देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।